हेलो एस्पिरेंट्स, वीजीएम के इस सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री की पावर, उनके काम और उनका प्रधानमंत्री के पद का जो कंसेप्ट है उसको कहाँ से बोरो किया गया है। इसके साथ हम देखेंगे प्रधानमंत्री अब तक 1947 से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में रहे हैं उनकी लिस्ट। 1947 की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी उसके बारे में भी आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं या जानने वाले हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले इंफॉर्मेशन आपके लिए जो कि लगभग हर वीडियो में रहती है कि ये लेक्चर आपके लिए PTRPP, PPSC, मास्टर कैडर और SST, स्पेशली वैसे तो मास्टर कैडर SST को टारगेट करके इस सेशन को बनाया गया है। वही ETT, SSC, स्टेट PSC, UPSC एंड RRB रेलवे इन एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, डेफिनेटली रहने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे विजिट नहीं किया तो विश्व ज्ञान मंत्रा यूट्यूब पे ऑलरेडी है, विश्व ज्ञान मंत्रा फेसबुक पे पेज बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। वहीं विश्व ज्ञान मंत्रा ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पे डेली की अपडेट्स रहती है जॉब्स के रिगार्डिंग। स्टडी मटेरियल भी पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके आप फाइल सेक्शन में जाके आप जो है इसको रिसीव कर सकते हो। वहीं विश्व ज्ञान मंत्रा इंस्टाग्राम पे भी है और 9111500017 पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, वीडियो को कर दे शेयर और बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है कि जो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है ना, वो हमारे देश का रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कौन है इंडिया का, तो याद रखना रियल एग्जीक्यूटिव हेड की बात कर रहा है, वास्तविक मुखिया की बात कर रहा है। और वास्तविक मुखिया हमारे देश का कौन होता है? वास्तविक मुखिया जो होता है हमारे देश का, वो हमारे देश का होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, क्लियर है। ऐसे ही जो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है ना, हमारे देश के प्रेसिडेंट है, उनको कहा जाता है डे ज्यूरी एग्जीक्यूटिव, मतलब नॉमिनल हेड। इनको कहा जाता है नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड का मतलब होता है नामात्र का मुखी। और इस कंसेप्ट को हमने बोरो किया हुआ कहां से? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब कि देखो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहां से हमने पार्लियामेंट्री कंसेप्ट, जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो चलता है, उसको हमने बोरो किया हुआ है ना। तो जो ब्रिटेन का जो कंसेप्ट है यहाँ से हमने बोरो किया हुआ हमारे देश के प्रेसिडेंट के कंसेप्ट को। प्रेसिडेंट के कंसेप्ट में जैसे नॉमिनल हेड होता है हमारे देश का प्रेसिडेंट, वैसे ही वहां का जो क्राउन है, ब्रिटेन का क्राउन वहां का नॉमिनल हेड होता है। मतलब फंक्शन के हिसाब से, काम के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस कंसेप्ट को हमने बोरो किया हुआ कहां से? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। वही कंसेप्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इस कंसेप्ट को भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। मतलब कि हमने हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट का जो कंसेप्ट है ना, जैसे जिसमें पार्लियामेंट आ गया, दूसरा स्पीकर आ गया, डिप्टी स्पीकर आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गया, ठीक ना, अटॉर्नी जनरल आ गया, तो इस कंसेप्ट को हमने बोरो किया हुआ है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। याद रखिएगा, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। आई होप कि आपको पता लग गया हो। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या इलेक्शन होता है या प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है, तो शायद आप ये, मतलब कि जिनको पता है वो तो यही बोलेंगे कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है। लेकिन कईयों को ये नहीं पता होता कि नियुक्ति क्या होती है, ठीक है, और चुनाव क्या होता है। चुनाव का मतलब होता है कि जिसमें हम राय रखते हैं। राय का मतलब हो गया जैसे हम किसी व्यक्ति को पसंद या नापसंद करते हो तो उसमें वोटिंग काउंट की जाती है और हमारे वोट की एक वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो चुनाव हो गया, ठीक है। अब नियुक्ति का मतलब होता है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति में से ही नियुक्त किया जाना, ठीक है ना। अब उसमें कोई इलेक्शन नहीं होता जिसमें कोई चुनाव किया हुआ उसमें कोई मेजोरिटी वाला कंसेप्ट आ जाए, ठीक है ना, तो उसको हम क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। तो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है और वो नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, ठीक है ना। किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना एक आर्टिकल है 75,
आर्टिकल 75 ये कहता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट द्वारा की जाएगी। अब प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि अपनी पसंद के किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी उम्मीदवार को जो है चुने हुए एमपी को देश का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर देगा। देखिए हमारे देश के अंदर ना जनरल इलेक्शन होते हैं। हमारे देश में जनरल इलेक्शन दो होते हैं, एक तो लोकसभा का इलेक्शन, दूसरा विधानसभा का, एमपी और एमएलए। लोकसभा और विधानसभा ये दोनों डायरेक्ट इलेक्शन है, ये हमारे देश में जनरल इलेक्शन होते हैं। तो जब भी हमारे देश में लोकसभा का जनरल इलेक्शन होता है तो उस जो लोकसभा के जनरल इलेक्शन के अंदर जिस भी पार्टी ने मेजॉरिटी ऑफ सीट्स ली है, अब मेजॉरिटी ऑफ सीट्स का मतलब ये है कि लोकसभा में टोटल 545 सीटें होती है ना, इसमें मेजॉरिटी जो चाहिए वो कितनी है? इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए जिससे सरकार चल सके 273 प्लस। अब किसी पार्टी ने 273 या इससे ज्यादा सीटें ली हो, या उस पार्टी ने ना समर्थन ले लिया हो किसी और पार्टी से, और दोनों ने या तीनों ने, चार ने, जितनी मर्जी पार्टी हो सकती है, पार्टी ने मिलकर सरकार जो है टोटल 273 से ज्यादा सीटें जो है अचीव कर ली हो, इतनी ले ली हो, तो उस पार्टी के लीडर को मैं यहाँ पे सिंगल पार्टी ही कंसीडर कर रहा हूँ एक बार, तो किसी पार्टी ने 273 या इससे ज्यादा सीटें ले ली हो तो उस पार्टी के लीडर को जो है प्रेसिडेंट द्वारा जो है प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति के लिए प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। एक कंडीशन में है, वो मैं बताता हूँ अभी आपको कौन सी कंडीशन में डिस्क्रिशनरी पावर है। तो प्रेसिडेंट जो है नियुक्त करता है प्राइम मिनिस्टर को किस कंडीशन में? अगर कोई पार्टी जो है लोकसभा के इलेक्शन के अंदर इफेक्टिव मेजॉरिटी को अचीव कर लेती है तो उस पार्टी के लीडर को है अपॉइंट कर दिया जाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ना विवेक शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर जिसको हम विवेक शक्ति कहते हैं, विवेक डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब हो गया कि जब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से, मतलब कि उनके विवेक पे डिपेंड करता है ना। तो अब मान के चलते हैं 545 सीटें हैं और यहाँ पे मैं एक पार्टी ने 200 सीटें, दूसरी पार्टी ने 100 सीटें, ठीक है ना, तीसरी पार्टी ने ले लिया 245 सीटें, हो गई ना 545 सीटें। हाँ, तो यहाँ पे कोई भी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी के अंदर नहीं है, ठीक है ना, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी के अंदर नहीं है। मेजॉरिटी का मतलब है कि 273 प्लस का आंकड़ा कोई पार्टी चीफ जो है वो प्राप्त नहीं करी है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा डिस्क्रिशन जो है वो विवेक शक्ति का यूज किया जा सकता है। हालांकि ऐसा हुआ है गोवा के अंदर जो है किसी मैक्सिमम सबसे ज्यादा सीट लेने वाली पार्टी को जो है साइड में करके सबसे मतलब कि सेकंड जो हाईएस्ट पार्टी ने सीटें ली थी उसकी सरकार बनी है, ठीक है ना। तो ऐसा भी किया जा सकता है जब कोई पार्टी जो है इफेक्टिव मेजॉरिटी प्राप्त नहीं करती तो उस कंडीशन के अंदर राष्ट्रपति अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी चीज क्लियर होगी। पर यहां पे एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आपको। अगर यहां पे एक चीज देखो कि 1980 के अंदर ना दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर, कि संविधान ये मांग नहीं करता कि ए पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द लोकसभा बिफोर ही अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। कहता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मेजॉरिटी नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उसके बाद में एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो स्पेसिफिक टाइम जो होता है मैक्सिमम 1 मंथ का होता है। तो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति के बाद में ही मेजॉरिटी पेश करो आप। मेजॉरिटी का मतलब है कि सरकार चलाने के लिए जितनी इफेक्टिव सीटें चाहिए उतनी मेजॉरिटी आप पेश करो। अब होता क्या है देखिए ध्यान से, पीछे आते हैं। अगर मान के चलते हैं कि कोई भी पार्टी है और उस पार्टी ने 245 सीटें ले ली और इफेक्टिव मेजॉरिटी जो है प्राप्त नहीं की, दूसरी ने 200, तीसरी ने 100। अब इस पार्टी को लेकर चलते हैं। इस पार्टी ने कह दिया, प्रेसिडेंट को बोल दिया कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार है, हम सरकार बना रहे हैं। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट इस पार्टी के लीडर को, इस पार्टी का जो भी लीडर होगा उस लीडर को प्राइम मिनिस्टर की ओथ दिला देगा, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर की ओथ दिला दी जाती है, ठीक है ना। बाकी कुछ मंत्रियों को भी ओथ दिला दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर की ओथ दिला दी जाती है, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर की ओथ दिलाने के बाद में मैक्सिमम कहीं 1 मंथ का टाइम होता है, 1 महीने के अंदर अंदर इनको अपनी पार्टी को मेजॉरिटी शो करनी होती है कि हम यहाँ पे मेजॉरिटी दिखा रहे हैं। जब भी कोई भी
कोई भी पार्टी अगर कम सीटों में सरकार बनाए, में गवर्नमेंट बनाए, जैसे एग्जांपल के तौर पर 273 प्लस सीटें चाहिए थी लेकिन 245 सीटों पे सरकार बन रही है, तो इसको हम हैंग्ड गवर्नमेंट, ठीक है ना, हैंग्ड गवर्नमेंट कहते हैं, लटकती सरकार, हंग गवर्नमेंट कहते हैं इसको, जिसको हम क्या कहते हैं, लटकती सरकार कहते हैं। याद रखना, क्योंकि ये कभी भी गिर सकती है, क्योंकि इफेक्टिव मेजोरिटी तो है नहीं ना, ठीक है ना। तब तो अगर मान के चलते हैं कि कोई भी पार्टी है, उसको 1 मिनट के अंदर उसको टाइम दिया जाता है मेजोरिटी पेश करने के लिए। अब मान के चलते हैं कि किसी भी पार्टी से और से समर्थन नहीं मिला, आजाद से उम्मीदवार समर्थन नहीं मिला, ठीक है ना। अगर समर्थन 273 प्लस सीटों का मिल जाए तो सरकार चलेगी, अगर समर्थन नहीं मिला तो यहाँ पे उस पार्टी के अगेंस्ट ज्यादा वोट पड़ गए, है ना, उस पार्टी के अगेंस्ट जो है ज्यादा वोट पड़ गए, 245 प्लस 300 हो गया ना 500, मतलब 300 वोट पार्टी के खिलाफ पड़ गए। टोटल 545 सीटें होती है लोकसभा में, और पार्टी के पास थी 245 और इसके खिलाफ है 300 सीटें। तो यहाँ पे सरकार को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर टेस्ट आ गई है ना, ये बहुमत तो है नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी तरीके से भंग हो जाती है, और दूसरी जो पार्टी है, सेकंड हाईएस्ट वोटर की जो पार्टी है, उसको ये बोला जाएगा सरकार बनाने के लिए। अब जो है यहाँ पे उसके लिए सेम कंडीशन जो है क्रिएट हो सकती है, सेम सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो उस कंडीशन के अंदर सेम वही होगा, हंग गवर्नमेंट आ जाएगी, लटकती सरकार आ जाएगी। तो ऐसा अगर प्रोसेस कंटिन्यू हो तो फिर क्या होता है कि लोकसभा जो है वो डिजोल्व हो जाती है, और लोकसभा के डिजोल्व होने का मतलब यही होता है कि फ्रेश इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन होंगे, ठीक है ना, फ्रेश इलेक्शन होंगे। तो ऐसा कई बार हुआ है, जैसे वाजपेयी की सरकार में भी ऐसा हुआ है कि सरकार 5 साल तक पूरी नहीं चली और बाद में लोकसभा को डिजोल्व कर दिया गया और दोबारा इलेक्शन करवाए गए हों, ठीक है ना। तो ऐसा किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट जो है ऐसे किया जाता है, किसके द्वारा, हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा। नेक्स्ट तो ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि सबसे पहले तो क्या करवाया जाएगा, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाई जाएगी, उसके बाद में उसको बोला जाएगा कि आप जो है मेजोरिटी पेश करो। अब 1997 ईस्वी के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, और वर्डिक्ट ये था कि कोई भी पर्सन जो है जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, किसी भी, ना तो लोकसभा का मेंबर है और न ही वो राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है ना, कैन बी अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। वह पर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर 6 मंथ्स तक जो है अपॉइंट किया जा सकता है। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं, आपको पता है कि सेम लोकसभा का कंसेप्ट जो है स्टेट के अंदर विधानसभा में इंप्लीमेंट होता है। तो जैसे यूपी के अंदर जब फर्स्ट टाइम विधानसभा का, फर्स्ट टाइम नहीं, अभी जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इससे पहले जब योगी आदित्यनाथ थे सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, तो वो गोरखपुर से ना एमपी थे, ठीक है ना। उन्होंने विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन सीएम बनाने की बात आई तब उनको विधानसभा, तब उनको सीएम बना दिया गया, हालांकि वो न तो विधान परिषद के और न ही विधानसभा के मेंबर थे। तो उस कंडीशन में क्या हुआ था, उस कंडीशन के अंदर उनके पास 6 मंथ्स का टाइम था ताकि वो किसी भी विधानसभा या विधान परिषद से जो है इलेक्शन जो है कम, किसी भी एक हाउस से सीट ले लें। बाद में उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा और उस बाई इलेक्शन में वो जीते और वो विधानसभा के मेंबर बन गए। तो ऐसे जो है किया जाता है। तो 6 मंथ का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, कोई भी मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का और व्यक्ति को बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर, तो उसके पास मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर में भी मेंबर ऑफ एनी हाउस, एनी 2 ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है ना। तो प्राइम मिनिस्टर कौन से हाउस का मेंबर होगा, तो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है, राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनी थी तब वो राज्यसभा से थी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो लोकसभा से मेंबर नहीं थे, वो दोनों टाइम राज्यसभा से मेंबर थे। तो याद रखना, तो जो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, वो चाहे लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है। नेक्स्ट है ओथ। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को ओथ का जो प्रोसीजर है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट द्वारा जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा।
ठीक है। उसके बाद हम टर्म देखते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की टर्म कितनी होती है। देखो जब आप देखोगे ना टर्म, तो आपको ये लगता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की टर्म 5 साल की होती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की टर्म फिक्स नहीं होती, कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ठीक है ना। तो सर एमपी के तौर पर तो 5 साल आता है, तो फिर तो पीएम की तो 5 साल हो गई ना। नहीं, देखो अब एमपी होता है, एमपी की टर्म जो होती है, अगर वो लोकसभा का है, अगर वो राज्यसभा का है, तो राज्यसभा का आता है तो उसकी टर्म होगी 6 साल, लोकसभा का मेंबर है तो उसकी टर्म होगी 5 साल। यहां पे हम ये कह सकते हैं फिक्स है। लेकिन अगर वही बात करें प्राइम मिनिस्टर के बनने तक की, तो यहां पे फिक्स नहीं होती, क्योंकि जब तक उस लीडर को, प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा के अंदर मेजोरिटी प्राप्त है, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहता है। अगर मेजोरिटी प्राप्त नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है राष्ट्रपति की प्लीजर, मतलब कि उनकी खुशी पे जो है उनके ओहदे पर बना रहता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक प्राइम मिनिस्टर को जो है, जब तक प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा के अंदर मेजोरिटी प्राप्त है, मेजोरिटी का मतलब है 273 प्लस सीटें जो प्राप्त है, तब तक वो अपनी चेयर पे रह सकता है, मतलब कि लोकसभा के पर्टिकुलर कार्यकाल तक वो रह सकता है। तो यहाँ पे टर्म फिक्स नहीं है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की टर्म फिक्स नहीं है, किसी भी मिनिस्टर की टर्म फिक्स नहीं है, अटॉर्नी जनरल की, याद रखना। लोकसभा के स्पीकर की टर्म फिक्स होती है 5 साल, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर की टर्म फिक्स होती है 5 साल, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्राइम मिनिस्टर की और किसी भी मंत्री की टर्म फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट है सैलरी। जब भी सैलरी की बात आती है तो सैलरी जो है वो डिसाइड की जाती है किसके द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा। जितने भी एमपी, एमएलए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी सैलरी पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड की जाती है, और वो सैलरी दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से जो है इनकी सैलरी दी जाती है। आई होप कि ये इस स्लाइड पे जो भी टर्म्स दी हुई है वो आपको क्लियर हो गई होगी। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर देख लेते हैं। तो ही रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। देखो अब पीएम ने ओथ ले ली ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर ने ओथ ले ली, ओथ लेने के बाद में अब उसको चाहिए उसकी हेल्प के लिए मिनिस्टर्स, ठीक है ना, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा, इनकी अपॉइंटमेंट भी करता है कौन, हमारे देश के प्रेसिडेंट द्वारा। अब प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन को एज ए मिनिस्टर अपॉइंट करेगा जिसकी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को करेगा। तो पहली बात तो ये कह रहा है। दूसरी कहता है कि लोकेट एंड रिसफल वेरियस पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स। अब किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, कौन सा पोर्टफोलियो देना है, कौन सा विभाग देना है, ठीक है ना, विदेश मंत्रालय देना है, गृह मंत्रालय देना है, या साल के बीच में इनके जो पोर्टफोलियो है, जो इनका विभाग है, वो बदल भी दिया जाता है। तो ये जो काम है ये किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और प्राइम मिनिस्टर जो है ये प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि इस मंत्री को हटा दिया जाए या इसको जो है ये डेजिग्नेशन दिया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहेंगे, और प्रेसिडेंट जो है किसी मिनिस्टर के विभाग को चेंज कर सकते हैं, उनको नया विभाग दे सकते हैं। नेक्स्ट है ही कैन आस्क द मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइस द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन द केस ऑफ डिफरेंस ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर विचारों के अंदर ना समानता न रहे, विचारों के अंदर डिफरेंसेस आ जाए मिनिस्टर्स के, ठीक है ना, तो वह प्रेसिडेंट को ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंट जैसे हरिसिंह कौर बादल थी, है ना, तो जब किसान आंदोलन हुए थे तब ये हमारे देश के मिनिस्टर सेंटर में मिनिस्टर थे। उसके बाद में जब इनके पार्टी से डिफरेंसेस क्रिएट हो गई, ठीक है ना, ऑन द मैटर ऑफ एग्रीकल्चर बिल, तो उसके बाद में जो है इनको रिजाइन देना पड़ा हरिसिंह कौर बादल को। तो ऐसे ही अगर ओपिनियन में डिफरेंसेस आ जाए, ठीक है ना, तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट को कह सकता है कि आप जो है किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन देने के लिए बोल सकते हैं, और प्रेसिडेंट को ये कह सकता है कि इस मिनिस्टर को जो है डिसमिस कर दिया जाए। नेक्स्ट है ही प्रेजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, मतलब कि जब कोई इंपॉर्टेंट बैठक होती है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण विषयों पे जब चर्चा की जाती है, तब उस मीटिंग का जो चेयरमैन होता है, प्रेजाइडिंग जो हेड होता है, वो होता है कौन,
प्राइम मिनिस्टर, ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। अगर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे देता है, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे देता है, तब उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पूरी की पूरी एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी मंत्री हैं उन सभी को ही रिजाइन देना पड़ता है, वो सारी की सारी डिसॉल्व हो जाती है। यहाँ पे मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा है, न कि लोकसभा। लोकसभा तभी डिसॉल्व होती है जब प्राइम मिनिस्टर ये बोले कि लोकसभा जो है इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, ठीक है ना, या तो 5 साल की टर्म पूरी हो जाए या मेजोरिटी न रही, ठीक है ना, तब जाके, हालांकि ये बात जो है डिसॉल्व करने की लोकसभा को, ये प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं प्रेसिडेंट को। तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है पूरी की पूरी जो रिजाइन कर देगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट जो है ना, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी किसी मंत्री ने डिसीजन लिया है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव पे कोई भी डिसीजन लिया है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक कड़ी का काम करता है, किसके बीच में, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, मंत्रिपरिषद और प्रेसिडेंट के बीच में जो है प्राइम मिनिस्टर एक कड़ी का काम करेगा। तो यही है, यही बात लिखी हुई है, प्रिंसिपल चैनल कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, किसकी अपॉइंटमेंट, अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट। हमारे देश के जो महान न्यायवादी हैं, देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी, उनके अपॉइंटमेंट के लिए क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट, यूपीएससी के चेयरमैन और इसके बाकी जो मेंबर्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और इनके जो बाकी मेंबर, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और बाकी जो मेंबर्स हैं, इनकी अपॉइंटमेंट के लिए, इनकी नियुक्ति के लिए एडवाइस दी जाती है किसके द्वारा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर द्वारा। नेक्स्ट है एडवाइस द प्रेसिडेंट विद रिगार्डिंग समिंग प्रोरोगिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। कहता है कि पार्लियामेंट का कोई सेशन है, उसको सम्मन करना, सम्मन मतलब बुलावा भेजना कि आप बैठिए और पार्लियामेंट की कार्रवाई को स्टार्ट कीजिए। 3 सेशन होते हैं, आपको पता है, पहला बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन, तीसरा विंटर सेशन। तो इनकी कार्रवाई कब शुरू होनी है, तो ये बात जो है प्रेसिडेंट को भेजेंगे, इसके रिगार्डिंग जो है प्रेसिडेंट को ये एडवाइस देंगे कि अभी सेशन को स्टार्ट करवाइए। कब ये सेशन खत्म होना है, मतलब कि पूरी की पूरी कार्रवाई जब खत्म की जाती है सेशन की, तो उसको प्रोरोगेशन कहते हैं। उसका प्रोरोगेशन कब करना है पार्लियामेंट का, तो इसके बारे में जो एडवाइस है भेजी जाती है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा, किसको, प्रेसिडेंट को। ही रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एनी टाइम। किसी भी समय में लोकसभा का जो है विघटन करने की सलाह जो है राष्ट्रपति को दे सकता है, कौन सलाह दे सकता है, कौन, प्राइम मिनिस्टर। ही अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। हाउस जो होता है लोकसभा या राज्यसभा, उसके फ्लोर के ऊपर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी मतलब कि गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर में कौन क्या क्या काम कर रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, किसी भी सेक्टर के अंदर जो है गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज होती है, उनके बारे में जो है गवर्नमेंट जो है दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा में सामने लेकर आती है। नेक्स्ट है चेयरमैन। अब जो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है वो चेयरमैन होता है नीति आयोग का। नीति आयोग आपको पता है 1 जनवरी 2015 को जो है प्लानिंग कमीशन से ये बना था, प्लानिंग कमीशन से इसको क्या बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन से इसको नीति आयोग बना दिया गया था। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, कई बार पूछ ली जाती है। इसके साथ साथ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। इंटर स्टेट काउंसिल, राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए काउंसिल का गठन किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा। और इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में मेंशन है। पहली बार 1992 में इसका गठन किया गया था नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर। तो उसके बाद में इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है उसका चेयरमैन होता है कौन, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर। वहीं नेशनल वाटर सोर्सेस जो काउंसिल होती है उसका चेयरमैन भी कौन होता है, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का चीफ स्पोक्समैन होता है, वक्ता होता है, लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लीडर ऑफ द हाउस होता है, लीडर ऑफ हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है लोकसभा के मेंबर है, तो ये लीडर ऑफ द हाउस है।
लीडर ऑफ द हाउस, याद रखना यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। लीडर ऑफ द हाउस जो होता है, जिस भी हाउस के ये प्राइम मिनिस्टर मेंबर होंगे, चाहे वो लोकसभा है, राज्यसभा, मैंने भी आपको बताया कि किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी। तो जिस भी हाउस के ये मेंबर होंगे, उस हाउस के लीडर ऑफ द हाउस होंगे। दूसरा हाउस जो एक सीट पे एक व्यक्ति, एक सीट पे एक ही हाउस में मेंबर हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। तो राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा? लीडर ऑफ द हाउस होगा कौन? एनी मिनिस्टर। कैबिनेट दूसरे हाउस के अंदर जो एनी मिनिस्टर होगा, जिसकी अपॉइंटमेंट, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर करेगा। प्राइम मिनिस्टर द्वारा नियुक्त दूसरे हाउस के अंदर कोई भी मंत्री होगा, याद रखना मेंबर नहीं, कोई मंत्री होगा दूसरे हाउस के अंदर, लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। इसके साथ साथ वो लीडर ऑफ द पार्टी, पार्टी का लीडर होता है तभी वो, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है किसी भी जब प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करता है, अपॉइंटमेंट करता है, तो पार्टी के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर या पार्टी के लीडर को अपॉइंट करता है, तो वह पर्सन जो होता है पार्टी का लीडर होता है, पार्टी को लीड कर रहा होता है, ठीक है। आई होप कि यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल। आर्टिकल 74 ये कहता है कि जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, वो हमेशा ही किसकी एडवाइस पे काम करेंगे? वो काम करेंगे किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, जिसके हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम किया जाता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। और ये इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वही आर्टिकल 75 ये कहता है अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की बात करता है। अपॉइंटमेंट किसके नियुक्ति की बात करता है? प्राइम मिनिस्टर की, और पूरी की पूरी एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति की बात करता है। मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि जिस भी पार्टी ने लोकसभा के जनरल इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेजोरिटी प्राप्त की है, इफेक्टिव मेजोरिटी प्राप्त की है 273 से प्लस सीटें जिसने प्राप्त कर ली, उस पार्टी के लीडर को जो है प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा। तो इसके बारे में आर्टिकल 75 में बताया गया। वही आर्टिकल 78 क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब कि कैबिनेट में, कैबिनेट के अंदर जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी डिसीजन लिए गए हैं, ठीक है ना, किसी मंत्री ने कोई भी इंडिविजुअल डिसीजन लिया हुआ है, ठीक है ना, कोई भी इंडिविजुअल डिसीजन लिया हुआ है ना, तो उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर जो है इन्फॉर्म करेगा किसको? ड्यूटी बनती है प्राइम मिनिस्टर की, इन्फॉर्म करेगा किसको? प्रेसिडेंट को, कि ये डिसीजन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में या इंडिविजुअल मंत्री से लिए गए हैं। नेक्स्ट, अब आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पद सुना होगा। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, याद रखना, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। इसके बारे में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र नहीं किया है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है, ऐसे क्या प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है? क्या होता जरूर है, पर ये एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं बताया गया। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की सरकार के अंदर सरदार पटेल हमारे देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में लाल कृष्ण आडवाणी जो थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। कई आपने स्टेट्स भी देखे होंगे जहाँ पे डिप्टी जो है सीएम होते हैं। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ जो डिप्टी भी सीएम है वहाँ का, ठीक है ना, दुष्यंत चौटाला। तो ये कंप्लीटली एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है। ऐसे ही जैसे आप बिहार में देखोगे तो बिहार में भी है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। मोरारजी देसाई जो थे हमारे देश के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, और ये बॉम्बे जिसको आज महाराष्ट्र कहते हैं वहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर रहे थे। चरण सिंह वीपी सिंह उत्तर प्रदेश से रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से रहे थे। साउथ एचडी देवगौड़ा, है ना, कर्नाटक से। नरेंद्र मोदी जो है गुजरात से सीएम रहे थे। तो ये वो अब तक छह चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं जो हमारे देश के क्या बने हो? प्राइम मिनिस्टर बने हो। कौन कौन? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा एंड नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स की जो लिस्ट है।
हमारे देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे 15 अगस्त 1947, जैसे ही बात हो जाता है आज़ाद होता है, कौन? जवाहरलाल नेहरू। और उनकी अब तक की सबसे लंबी टर्म रही है, 16 साल से ज़्यादा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कौन? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में एक्टिंग तौर पर, मतलब कि टेम्परेरी तौर पर, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है तो शॉर्ट टाइम के लिए, देखो मई 27 मई से लेकर 9 जून तक 1964 तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट किए जाते हैं, कौन? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा के बाद में लाल बहादुर शास्त्री को हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद में फिर से इनकी डेथ हो जाती है, ताशकंद, आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री की, ठीक है ना, जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। तो उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा दोबारा एक्टिंग, मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए जो है टेम्परेरी तौर पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद में इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर बनती है 1966 से लेकर 1977 तक। फिर मोरारजी देसाई हमारे देश के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए 1970 से लेकर 1978 तक। याद रखिए एक्टिंग नहीं थे, ये जनता पार्टी से लेट करते थे। फिर चरण सिंह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर दोबारा इंदिरा गांधी का टाइम जो आता है 1980 से लेकर 1984 ईस्वी तक, ये हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर रहती है। एकमात्र प्राइम मिनिस्टर फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही थी ये हमारे देश की, ठीक है ना, 2 बार। यहाँ पे आप देखोगे 1966 से लेकर 1977 तक, वहीं 1980 से लेकर 1984 तक। राजीव गांधी हैं अब तक हमारे देश के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1984 से लेकर 1989 तक। हालांकि इनका जो है असैसिनेशन कर दिया जाता है तमिलनाडु के अंदर। वहीं वीपी सिंह जो है 1989 से लेकर 90 तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, इंदर कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी हमारे देश के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। तो याद रखना अभी जो है हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो ये वो लिस्ट है जहां से आप जो है, कई बार ये कुछ सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका सही सीक्वेंस बताइए, ठीक है ना। तो अब तक ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जब हमारे देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या थी? 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे 1951 और 52 में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम की थी। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कौन कौन से मंत्री थे, ठीक है ना, टोटल 14, याद रखना टोटल 14 इसके अंदर मिनिस्टर्स थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ एक्सटर्नल फेयर मिनिस्टर जो थे, मतलब कि हमारे देश के विदेश मंत्री यही थे। कॉमनवेल्थ रिलेशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये मंत्री रहे थे। सरदार पटेल उस समय होम अफेयर्स थे, इनके पास होम मिनिस्टर थे। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर थे, स्टेट मिनिस्टर भी यही थे। राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है पोर्टफोलियो दिया गया था। अब्दुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर थे। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे देश के पहले कौन थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे। जॉन मथाई रेलवे मिनिस्टर थे, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। आर के षणमुख शेट्टी फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये हमारे देश के पहले वित्त मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे। जगजीवन राम हमारे देश के पहले लेबर मिनिस्टर थे, जगजीवन राम। सरदार बलदेव सिंह हमारे देश के पहले जो है डिफेंस मिनिस्टर थे। बल मतलब कि ताकत और डिफेंस मतलब कि रक्षा, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। CH भाभा जो हमारे देश के पहले कॉमर्स मिनिस्टर थे। राजकुमारी अमृत कौर ये एकमात्र काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर एकमात्र फीमेल मिनिस्टर थी, याद रखना। राजकुमारी अमृत कौर ये महात्मा गांधी की पर्सनल सेक्रेटरी थी और ये हेल्थ मिनिस्टर जो डिपार्टमेंट है इनको मिला हुआ था। रफ़ी अहमद किदवाई जो है इनको कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मिला हुआ था। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्री एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट था। VN गाडगिल थे, उनके पास डिपार्टमेंट था वर्क्स, माइन एंड पावर। तो ये वो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी जो 1947 से लेकर 1951-52 तक जो है इसने काम किया था।
तो आई होप कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा, उस लेक्चर के अंदर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे। तो ऐसे करते करते हुए हम क्या करेंगे, हम एंटायर पॉलिटी जो है, जिसमें हम लक्ष्मीकांत के साथ साथ जो स्टैटिक क्वेश्चन है उनको भी हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप, मुझे आशा है कि आपको बहुत कुछ इस लेक्चर में जानने को मिला होगा। जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। इसी टाइम फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।